हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आप सभी का स्वागत है अजीत बीएससी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम आपको हिस्टोलॉजी ऑफ ट्रेकिया एंड लंग्स के बारे में बताएंगे। हिस्टोलॉजी को हम ओतकी बोलते हैं, ट्रेकिया को हम हिंदी में श्वास नली बोलते हैं और लंग्स को हम हिंदी में फेफड़ा बोलते हैं। तो यहाँ पर हम क्या देखने वाले हैं आज की वीडियो में। आज की वीडियो में हम आपको जो ट्रेकिया होती है श्वास नली और जो फेफड़ा होता है उसकी आज हम ओतकी देखने वाले हैं, यानी कि उसे हम काट कर देखने वाले हैं। और इसके साथ साथ हम आपको एमसीक्यू बताएंगे, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, बहुविकल्पी प्रश्न बताएंगे जो कि आपकी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। और देखिए क्या होता है कि कई स्टूडेंट कह रहे थे कमेंट बॉक्स में कि यहाँ आप एमसीक्यू सिर्फ बताइए। तो एमसीक्यू में क्या होता है, आपको रटना पड़ेगा। यदि हम डायरेक्ट एमसीक्यू बता देंगे तो आप क्या करेंगे, उसे रट लेंगे तो उतना मज़ा नहीं आता है और आप उतनी अच्छी तरह से रट भी नहीं सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको जो जो टॉपिक पढ़ा रहा हूँ उसके लास्ट में हम आपको एमसीक्यू बता दे रहा हूँ, ताकि आप टॉपिक पहले पढ़िए, अच्छी तरह से समझ जाइए। मैं आपको समझा देता हूँ और फिर बाद में जब आप एमसीक्यू हल करेंगे तो आप सारे एमसीक्यू हल कर ले जाएंगे और अच्छी तरह से आप टॉप कर जाएंगे। तो आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। जो जो मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ आपको उतना तैयार कर लेना है, आप अच्छी तरह से अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे। ठीक है, तो ये कौन सी वाली यूनिट है, ये हमारी यूनिट 5 है। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैंने लिख दिया है पहले ही, यूनिट 5 हमारी है। यूनिट 5 में हमने आपको डाइजेशन पूरा बता दिया है और रेस्पिरेशन हमने स्टार्ट किया था। रेस्पिरेशन को हम हिंदी में श्वसन बोलते हैं, श्वसन हमने स्टार्ट किया था। श्वसन में हमने क्या क्या पढ़ लिया है वो भी देखिए। श्वसन में हमने स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ लिया है, यानी कि जो रेस्पिरेशन में जो भी अंग आते हैं उनके बारे में पढ़ लिया है, उसका इंट्रोडक्शन आपको बता दिया है। और आज की वीडियो में हम आपको हिस्टोलॉजी ऑफ ट्रेकिया एंड लंग्स के बारे में बताएंगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं और आपको अच्छी तरह से बताते हैं बिल्कुल हिंदी में, और साथ ही साथ इसके हम बहुविकल्पी प्रश्न भी बता देंगे। तो देखिए जैसा कि आपको यहाँ पर हमने हेडिंग लगा लिया है, हिस्टोलॉजी ऑफ ट्रेकिया एंड लंग, यानी कि श्वास नली और फेफड़े की औतकी। तो देखिए यहाँ पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा याद नहीं करना है, जो मैं आपको इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ सिर्फ आपको वही याद करना है, वही एग्ज़ाम में आएगा। और यहाँ पर सिर्फ आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने डायग्राम बना दिया है, क्योंकि आप इसे समझ पाएँ और अच्छी तरह से इसे याद कर पाएँ। ठीक है, जो मैं इम्पोर्टेंट बताऊँगा आपको वही याद करना है, वही परीक्षा में पूछा जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ये हमने क्या बना ली है, ये श्वास नली बना ली, जिसे हम ट्रेकिया बोलते हैं इंग्लिश में। देखिए सबसे ऊपर इस तरह का ढक्कन जैसा आपको दिख रहा है, जिसे हम घाटी ढक्कन बोलते हैं, इसे इंग्लिश में कहें तो एपिग्लोटिस कहते हैं। और ये श्वास नली के बारे में हम पढ़ रहे हैं पूरा का पूरा, इसको हम काट कर भी ये भी देखेंगे। और ये वाला जो पार्ट होता है, इतना वाला ये जो पार्ट है, इसे हम ट्रेकिया बोलते हैं, यानी कि श्वास नली कहते हैं। ये जो श्वास नली होती है थोरेक्स वर्टिब्री, वर्टिब्री कहने का मतलब हिंदी में कशेरुकी की, जो हमारी कशेरुकी होती है, जो रीढ़ की हड्डी होती है, रीढ़ की हड्डी में जो T1 होती है रीढ़ की हड्डी और T5 रीढ़ की हड्डी होती है, उनके बीच में ये श्वास नली पाई जाती है। ये आपको याद नहीं करना है, सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। और जो ये ऊपर वाला जो फूला हुआ पार्ट आपको दिख रहा है, ये क्या कहलाता है, ये लैरिंग्स कहलाता है, जिसे हम हिंदी में कहें तो कंठ बोलते हैं। ठीक है, लैरिंग्स कहलाता है। और इसे एक दूसरे नाम से जानते हैं, जिसे हम वॉइस बॉक्स कहते हैं, क्योंकि जो भी हम शब्द बोल पा रहे हैं, जो भी आवाज़ निकल रही है हमारे मुख के द्वारा, वो किससे निकल रही है, वो लैरिंग्स से निकल रही है, यानी कि लैरिंग्स के द्वारा ही हम बोल पाते हैं। यदि लैरिंग्स ना हो तो हम नहीं बोल पाएंगे। तो जो लैरिंग्स होता है ये, इसे हम वॉइस बॉक्स के नाम से जानते हैं। अब ये इम्पोर्टेंट है, इसे आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि परीक्षाओं में पूछा जाता है कि जो वॉइस बॉक्स होता है उसे किसके नाम से जानते हैं, लैरिंग्स के नाम से जानते हैं। इसी से ही आवाज़ निकलती है। और जो वॉइस बॉक्स होता है, ये गर्दन वाली जो कशेरुकी होती हैं उसकी C4 से लेकर C6 तक क्या होती है, ये लैरिंग्स पाई जाती है। क्रेविकल वर्टिब्री 4 से क्रेविकल वर्टिब्री 6 तक ये लैरिंग्स पाया जाता है। ये आपको नंबर याद नहीं करना, मैंने पहले ही बता दिया है। ये आपको सिर्फ देख लेना है, समझ लेना है कि हाँ ऐसा है। जो याद करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये क्या है, इस प्रकार की जो रेड कलर से आपको दिखाई दे रही हैं, ये क्या होती हैं, ट्रेकियल रिंग होती हैं। ट्रेकियल रिंग होती हैं, यानी कि रिंग नुमा संरचना होती हैं, जो कि ट्रेकिया में पाई जाती हैं। इस प्रकार से जो रिंग नुमा संरचना है
वो कहाँ पर पाई जा रही है? इस ट्रेकिया के अंदर पाई जा रही है और इस ब्रोंकाई के अंदर पाई जा रही है। ये क्या है? ये ब्रोंकाई है, जिसे हम हिंदी में श्वसनी बोलते हैं। तो क्या होता है कि ये इस प्रकार की जो रिंग नुमा संरचना होती है जो ट्रेकिया में पाई जाती है और ब्रोंकाई में पाई जाती है, जिसे हम हिंदी में श्वसनी कहते हैं। और आगे देखिए, आगे यहाँ पर हमने ये तो डायग्राम आपको क्लियर कर दिया है। इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ ये याद रखना है कि लैरिंक्स जो होता है उसे हम वॉइस बॉक्स के नाम से जानते हैं, जिससे आवाज़ निकलती है। और क्या है यहाँ पर? और देखिए अब यहाँ पर हम क्या देखने वाले हैं? अब इस लैरिंक्स को हम यहाँ पर काट कर देखने वाले हैं किस प्रकार का लैरिंक्स होता है। लैरिंक्स ये वाला देखिए, इस ट्रेकिया के ऊपर लैरिंक्स होता है, इसको हम यहाँ पर काट कर देखने वाले हैं। तो देखिए ये क्या है? लैरिंक्स है, पूरा का पूरा ये लैरिंक्स है, इसको हमने काट लिया है इस प्रकार से। ठीक है, इसमें क्या क्या पाया जा रहा है, किस प्रकार से ये वॉइस उत्पन्न करता है, आवाज़ उत्पन्न करता है, उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो देखिए इसके ऊपर क्या होता है? घाटी ढक्कन होता है, जो कि एक होता है घाटी ढक्कन। ठीक है, और यहाँ पर कुछ उठा हुआ पार्ट होता है जिसे हम एडम्स एप्पल बोलते हैं, जो कि थायराइड ग्रैंड थायराइड जो उपास्थि होती है वो यहाँ पर उपस्थित होती है। तो थायराइड जो उपास्थि होती है वो यहाँ पर एक होती है, और यहाँ पर इस प्रकार की कुछ संरचना होती है इस ट्रेकिया के अंदर, तो उसे हम क्रिक्वाइड कार्टिलेज बोलते हैं, जो कि 1 नंबर में होती है। और इसके ऊपर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर क्या है? एक एंटीरियर वोकल कार्ड है और एक पोस्टीरियर वोकल कार्ड है। एंटीरियर कहने का मतलब जो आगे की ओर है उसे एंटीरियर वोकल कार्ड बोलते हैं, और जो पीछे की ओर है उसे हम पोस्टीरियर वोकल कार्ड बोलते हैं। जो इसके ऊपर आप देख पा रहे होंगे कुछ इस प्रकार की संरचनाएं हैं, कुछ कार्टिलेज हैं। तो यहाँ पर ये जो कार्निकुलेट कार्टिलेज होता है वो 2 नंबर में होता है। इस प्रकार का 2 कार्टिलेज होते हैं जो कि क्या करते हैं? इस वोकल कार्ड को जोड़ने का कार्य करते हैं, यानी कि रोके रखते हैं इसको। और यहाँ पर क्यूनिफॉर्म कार्टिलेज होते हैं, यहाँ पर क्यूनिफॉर्म ये कार्टिलेज हैं जो कि 2 नंबर में होते हैं। ठीक है, और यहाँ पर इस प्रकार की कुछ संरचनाएं होती हैं, इस प्रकार की कुछ उपास्थियाँ होती हैं जिसे हम एर्कनॉइड उपास्थि बोलते हैं, जो कि 2 नंबर में होती है। ठीक है, और यहाँ पर ये क्या है? ये पोस्टीरियर वोकल कार्ड है, जिसे हम ट्रिव बोलते हैं। ट्रिव कहने का मतलब ये पोस्टीरियर वोकल कार्ड जो होता है ये आवाज़ उत्पन्न करता है, लेकिन जो एंटीरियर वोकल कार्ड होता है ये आवाज़ में नमी उत्पन्न करता है, नमी बनाता है। ये आवाज़ को उत्पन्न नहीं करता है, लेकिन ये आवाज़ में नमी बनाने का कार्य करता है। लेकिन जो पोस्टीरियर वोकल कार्ड होता है ये ट्रिव वोकल कार्ड होता है, यानी कि सत्य वोकल कार्ड होता है, ये आवाज़ उत्पन्न करता है। ये किससे बना होता है? येलो इलास्टिक कार्टिलेज से बना होता है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर ये याद रखना है कि लैरिंक्स जो होता है उसे हम वॉइस बॉक्स के नाम से जानते हैं। जैसे ही हम कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड इन एंटीरियर पोस्टल वोकल कार्ड और पोस्टीरियर वोकल कार्ड से होकर लगकर जाती है, यानी कि होकर जाती है, तो इससे आवाज़ उत्पन्न होती है। जो पोस्टीरियर वोकल कार्ड होता है ये आवाज़ उत्पन्न करता है, और जो एंटीरियर वोकल कार्ड होता है ये नमी उत्पन्न करता है, आवाज़ में नमी प्रदान करता है। तो इस प्रकार से क्या होता है? जैसे ही हम कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं तभी हम बोल पाते हैं, लेकिन जब हम जो ऑक्सीजन होती है उसको जब हम लेते हैं तब उसे हम नहीं बोल सकते। चाहे आप लेकर देख लीजिए, जब हम ऑक्सीजन को लेते हैं अंदर की ओर इनहेल करते हैं तो क्या होता है कि हम नहीं बोल सकते हैं, लेकिन जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं तब हम बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड होगी वो यहाँ से होकर जाएगी बाहर की ओर, तो यहाँ पर जो पोस्टीरियर वोकल कार्ड होगा उससे लग कर जाएगी, तब आवाज़ उत्पन्न होगी। ठीक है, तो यहाँ पर परीक्षाओं में लैरिंक्स से संबंधित जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है वो यहाँ पर लिखा गया है। देखिए, यदि परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो क्वेश्चन कौन सा होगा लैरिंक्स से संबंधित? तो लैरिंक्स में 9 उपास्थियाँ पाई जाती हैं, 9 कार्टिलेज पाई जाती हैं। 3 जोड़ी में होती हैं, 3 जोड़ी में नहीं होती हैं। ये परीक्षाओं के लिए टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, 3 जोड़ी में होती हैं, 3 जोड़ी में नहीं होती हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन सी जोड़ी में होती हैं, कौन कौन सी नहीं होती हैं। तो देखिए, जो कॉर्निकुलेट कार्टिलेज होती है जो कि 2 नंबर में होती है, जो कि एंटीरियर वोकल कार्ड और पोस्टीरियर वोकल कार्ड को रोके रखती हैं। क्यूनिफॉर्म कार्टिलेज
ये भी यही कार्य करती हैं, 2 नंबर में यहाँ पर पाई जाती हैं। एर्कनॉइड उपास्थि जो होती हैं वो भी 2 नंबर में पाई जाती हैं। तो ये कैसी होती हैं? 3 जो ऐसी उपास्थि हैं जो कि जोड़ी में पाई जाती हैं, ठीक है, जोड़े में पाई जाती हैं। और यहाँ पर जो घाटी ढक्कन है वो 1 मात्रा में यानी कि 1 होता है। थायराइड जो उपास्थि होती है जिसे हम एडम्स एप्पल बोलते हैं तो 1 नंबर में। और कार्टिलेज जो उपास्थि होती है, कार्टिलेज जो क्रिकॉइड कार्टिलेज होती है वो 1 नंबर में पाई जाती है। तो यहाँ पर क्या होता है, 3 जोड़ी में होती हैं, 3 जोड़ी में नहीं होती हैं। तो इसीलिए यहाँ पर इनके नाम लिख दिए हैं कि कौन कौन सी जोड़ी में होती है। कार्निकुलेट कार्टिलेज जोड़ी में होती है, क्यूनिफॉर्म कार्टिलेज जोड़ी में होती है, एर्कनॉइड उपास्थि जो कि जोड़ी में होती है, घाटी ढक्कन जो होता है वो जोड़ी में नहीं होता है, थायराइड जो उपास्थि होती है वो भी जोड़ी में नहीं होती है, 1 ही होती है, क्रिकॉइड कार्टिलेज जो होती है वो भी 1 ही होती है, जोड़ी में नहीं होती है। ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, यही परीक्षा में पूछा जाएगा कि लैरिंक्स में कितनी उपास्थियाँ पाई जाती हैं? 9 उपास्थियाँ पाई जाती हैं। कितनी जोड़ी में होती हैं? 3 जोड़ी में होती हैं। कितनी जोड़ी में नहीं होती हैं? 3 जोड़ी में नहीं होती हैं। जो जोड़ी में होती हैं उनके नाम कौन कौन से हैं? ये परीक्षा में आ सकता है। ये वैसे पूछा नहीं जाता है लेकिन ये पूछा जाएगा तो यहाँ पर ये नाम लिख दिए हमने। और जो जोड़ी में नहीं होती हैं उनके नाम यहाँ पर लिख दिए, ठीक है। तो इस प्रकार से इस लैरिंग से संबंधित क्वेश्चन आएगा। तो देखिए आपको यहाँ पर क्या क्या देखिए हमने आपको बताया याद करने के लिए, हमने लैरिंग्स के बारे में बताया। लैरिंग्स इसे हम वॉइस बॉक्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये श्वास नली होती है, सी आकार की बले यहाँ पर पाई जाती है, सी आकार की, ठीक है, सी आकार की बले पाई जाती है। ये भी आपको देख लेना है थोड़ा थोड़ा सा, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये घाटी ढक्कन पाया जाता है किसके ऊपर? इस लैरिंग्स के ऊपर घाटी ढक्कन पाया जाता है। थोड़ा थोड़ा आपको देख लेना है, ठीक है। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो तो मैंने आपको बता दिया कि लैरिंग्स को हम वॉइस बॉक्स के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर थोड़े थोड़े से ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं वो भी यहाँ आपको देख लेना है। ट्रैकियल रिंग जो होता है वो इसमें पाया जाता है, सी आकार का होता है, ठीक। ये है, इसमें ये 3 जोड़ी में होती हैं, 3 जोड़ी में उपास्थियाँ नहीं होती हैं। 3 जो जोड़ी में होती हैं वो यहाँ पर लिख दिया, जोड़ी में नहीं होती हैं वो यहाँ पर हमने नाम लिख दिया। नाम ही पूछे जाते हैं, ज़्यादा नहीं पूछा जाता है। चलिए अब यहाँ पर हम देखते हैं आगे। अब देखिए यहाँ पर जो अगला पॉइंट दिया है कि जो सी आकार की बलय है, सी आकार की बलय, इसे हम सी आकार की बलय बोलते हैं। सी आकार की जो बलय होती है वो ट्रेकिया एंड ब्रोंकाई में पाई जाती है। कहाँ कहाँ पाई जाती है? ट्रेकिया में पाई जाती है यानी कि सांस नली में पाई जाती है, ब्रोंकाई में पाई जाती है जिसे हम श्वसनी बोलते हैं, ताकि सांस लेते व छोड़ते समय ये नली जो है वो चिपके ना। जैसे हम सांस, जैसे कोई भी आप नली ले लीजिए तो वहाँ पर उसके अंदर हम क्या कर देते हैं, स्प्रिंग डाल देते हैं ताकि वो नली आपस में चिपके ना। तो इसी प्रकार से जो हमारे अंदर जो श्वास नली होती है उसके अंदर सी आकार की बलय पाई जाती हैं जो कि ट्रेकिया एंड ब्रोंकाई में होती हैं, ठीक है, जो कि सांस लेते या छोड़ते समय नली चिपके ना, इसीलिए वो यहाँ पर पाई जाती है। देखिए इस प्रकार से ये श्वास नली है, श्वास नली में इस प्रकार की सी आकार की बलय हैं। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ वही वाला डायग्राम, ये डायग्राम वही है। सी आकार की जो बलय है वो यहाँ पर पाई जा रही हैं इस प्रकार से, ठीक है। ये ब्रोंकाई जिसे हम श्वसनी बोलते हैं, तो इस प्रकार की श्वसनी में भी पाई जाती हैं और ब्रोंकाई में भी यानी कि ट्रेकिया में भी पाई जाती हैं। तो ये आपको पॉइंट पता होना चाहिए, ये हमने पॉइंट आपको बता दिया है। अब यहाँ पर हम लंग्स के बारे में देखने वाले हैं। जो फेफड़ा होता है वो किस प्रकार से, उसको हम काट कर देखते हैं क्या होता है, पूरी जानकारी मैं आपको दे देता हूँ। देखिए लंग्स होता है, ये लंग्स से हमारा फेफड़ा है। ये ऊपर की ओर क्या है, श्वास नली है यानी कि ट्रेकिया है। ये राइट वाला फेफड़ा है, ये लेफ्ट वाला फेफड़ा है। लेफ्ट वाला जो फेफड़ा होता है उसके अंदर यानी कि उसके पास में क्या होता है, हार्ट होता है यानी कि हृदय पाया जाता है, इसीलिए कुछ छोटा सा यहाँ पर लेफ्ट वाला फेफड़ा होता है। लेकिन राइट वाला फेफड़ा होता है ये काफ़ी बड़ा होता है लेफ्ट वाले फेफड़े से। यहाँ पर 3 ब्रोंकाई पाई जाती हैं, प्राथमिक ब्रोंकाई, प्राथमिक श्वसनी बोल सकते हैं हिंदी में, सेकेंडरी ब्रोंकाई और टर्सरी ब्रोंकाई यहाँ पर होती है। और जो लेफ्ट वाला जो फेफड़ा होता है इसमें 2 ब्रोंकाई ही पाई जाती हैं, प्राथमिक और द्वितीयक ब्रोंकाई, ठीक है। और यहाँ पर हार्ट होता है इसीलिए छोटा होता है, इसीलिए ब्रोंकाई की मात्रा जो होती है वो कम होती है, 2 ही ब्रोंकाई पाई जाती हैं।
क्योंकि यहाँ पर हार्ट होता है यानी कि हृदय, जिसे हम हिंदी में दिल बोल देते हैं। ठीक है, यहाँ पर दिल पाया जाता है। और देखिए यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है फिर से आ गया है। इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, यानी कि मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि राइट वाले लंग्स में 3 मेन ब्रोंकाई पाई जाती है। जो राइट वाला जो हमारा फेफड़ा होता है, राइट वाला जो लंग्स होता है, उसमें 3 मेन ब्रोंकाई पाई जाती हैं। 1 2 3 क्या होती हैं, मुख्य ब्रोंकाई पाई जाती हैं। लेकिन जो लेफ्ट वाला हमारा फेफड़ा होता है, लेफ्ट वाला जो लंग्स होता है, उसमें 2 मेन ब्रोंकाई पाई जाती हैं। 2 क्या होती हैं, मुख्य ब्रोंकाई होती हैं लेफ्ट वाले फेफड़े में। तो इस प्रकार से यहाँ आपको ध्यान रखना है कि जो राइट वाला फेफड़ा होता है वो बड़ा होता है, उसमें 3 ब्रोंकाई पाई जाती हैं। लेकिन जो लेफ्ट वाला फेफड़ा होता है उसमें हार्ट रखा हुआ होता है उसके पास में, तो इसीलिए लेफ्ट वाला फेफड़ा थोड़ा सा छोटा होता है, इसीलिए वहाँ पर 2 मेन ब्रोंकाई, 2 मुख्य श्वसनी पाई जाती हैं। ये बात आप समझ चुके हैं। चलिए इसका थोड़ा सा और डायग्राम यहाँ पर समझने का हम प्रयास करते हैं। देखिए हमने फिर से थोड़ा सा डायग्राम बना दिया है। जो आप समझ चुके हैं वो मैंने नहीं बनाया है, जो आप नहीं समझे हैं वो ही बना दिया है मैंने। देखिए ये क्या होती है, श्वास नली होती है इस प्रकार की। ठीक है, ये राइट वाला फेफड़ा, ये लेफ्ट वाला फेफड़ा। इस वाले जब राइट वाले फेफड़े में देखते हैं और लेफ्ट वाले फेफड़े में देखते हैं तो क्या क्या अंतर होता है। राइट वाला जो फेफड़ा होता है उसमें 3 चैम्बर पाए जाते हैं। 3 चैम्बर होते हैं, 1 2 3 चैम्बर होते हैं। लेकिन जो लेफ्ट वाला फेफड़ा होता है उसमें 2 चैम्बर होते हैं, 1 और 2 चैम्बर क्यों होते हैं, 2 चैम्बर इसलिए होते हैं क्योंकि वहाँ पर ये वाला जो हृदय है वो पाया जाता है, इसीलिए ये वाला जो फेफड़ा होता है वो छोटा होता है। इसीलिए यहाँ पर क्या होते हैं, 2 चैम्बर होते हैं और यहाँ पर राइट वाले में 3 चैम्बर होते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये बात जो आपको समझने वाली है, जो कि इम्पोर्टेंट है, कि राइट वाले फेफड़े में 3 चैम्बर, लेफ्ट वाले में 2 चैम्बर। ठीक है, ये आपको याद कर लेना है। और इसके नीचे क्या होता है, डायाफ्राम होता है, जो कि फ्रेनिक मसल्स का बना होता है। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। किससे बना होता है, फ्रेनिक मसल से बना हुआ होता है। कौन, डायाफ्राम। डायाफ्राम जो होता है इस फेफड़े के नीचे होता है। देखिए ये जो डायाफ्राम होता है ये कैसा होता है, डोम शेप का होता है, इस प्रकार का। जैसे ही हम, देखिए इस डोम प्रकार का होता है, जैसे ही हम ऑक्सीजन को अंदर की ओर लेते हैं तो क्या होता है, तो ये इस प्रकार का हो जाता है, फ्लैट हो जाता है, यानी कि बिल्कुल सीधा हो जाता है। और जैसे ही हम ऑक्सीजन को, यानी कि जैसे ही हम कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं तो ये किस प्रकार का हो जाता है, इस प्रकार का, डोम शेप का। और जैसे ही हमने सांस ली तो इस प्रकार का हो गया, और जैसे ही हमने सांस छोड़ी तो इस प्रकार का हो गया, डोम शेप का। ठीक है, तो इसी प्रकार से यहाँ पर ये डायाफ्राम होता है जो कि फ्रेनिक मसल्स का बना हुआ होता है। ये इम्पोर्टेंट है। चलिए अब यहाँ पर हमने थोड़ा सा और इस डायग्राम को मॉडिफाइड कर दिया है। मॉडिफाइड कहने का मतलब थोड़ा सा और हमने यहाँ पर परिवर्तन ला दिया है। उसको हम देखते हैं क्या क्या और होता है हमारे फेफड़े में। तो देखिए ये हमने क्या बना दी, जैसा मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, ये हमने ट्रेकिया बना दी, श्वास नली बना दी, ये हमने फेफड़े बना दी, ये वाला राइट फेफड़ा, ये वाला लेफ्ट फेफड़ा। और हमने सिर्फ और सिर्फ एक ही फेफड़े में सिर्फ और सिर्फ जो परिवर्तन लाना था वो मैंने ला दिया। और इसी प्रकार से यहाँ इस वाले फेफड़े में भी होगा। यहाँ पर सिर्फ हमने एक ही फेफड़े को अच्छी तरह से मॉडिफाइड कर दिया है, लेकिन इस वाले फेफड़े में भी यही संरचना होगी। ठीक है, मैंने बनाया नहीं है लेकिन यही संरचना होगी इसके अंदर भी। तो यहाँ पर सबसे पहले हम एक फेफड़े को समझ जाएंगे तो दूसरा फेफड़ा आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो एक फेफड़े में क्या क्या होता है उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो देखिए ये जो आपको ऊपर वाली लाइनिंग दिख रही है और जो नीचे वाली जो अंदर वाली लाइनिंग दिख रही है, और इसके बीच में जो आपको द्रव भरा हुआ दिख रहा है जिसे हम इंग्लिश में फ्लूइड बोलते हैं। ठीक है, तो इस सबसे बाहर वाली जो लाइनिंग होती है इसे हम क्या बोल देते हैं, पैराइटल प्लीउरा के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, पैराइटल प्लीउरा के नाम से जानते हैं। इसे हम हिंदी में भी यही नाम से जानते हैं, चाहे आप हिंदी में भी लिख सकते हैं पैराइटल प्लीउरा। और जो रेड कलर से आपको दिखाई दे रहा है इसे हम क्या बोलते हैं, विसरल प्लीउरा। क्या बोलते हैं, विसरल प्लीउरा बोलते हैं, विसरल प्लीउरा के नाम से जानते हैं। इसके अंदर जो द्रव भरा हुआ होता है जिसे हम इंग्लिश में फ्लूइड बोलते हैं,
उससे हम क्या बोलते हैं, उससे हम कौन से नाम से जानते हैं, प्लूरल फ्लूइड के नाम से जानते हैं। प्लूरल द्रव भरा होता है इस फेफड़े के अंदर, और इसमें क्या होता है, कुछ जगह छुटी हुई होती है जिसे हम क्या बोल देते हैं, प्लूरल स्पेस बोल देते हैं, प्लूरल जगह बोल देते हैं, जो कि यहाँ पर कुछ ना कुछ जगह होती है। और इसके अंदर कुछ दाब होता है, कुछ प्रेशर होता है। इसके अंदर क्या होता है, कुछ दाब होता है, कुछ प्रेशर होता है, जिसे हम इंट्रा प्लूरल प्रेशर बोलते हैं। प्रेशर कितना होता है, 4 mmHg होता है, यानी कि ये इकाई होती है दाब की। तो 4 mmHg जो होता है वो यहाँ पर दाब होता है, यानी कि प्रेशर होता है। इसके बारे में जब हम आपको मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन बताएंगे, रेस्पिरेशन की विधि बताएंगे, किस प्रकार से हम रेस्पिरेशन करते हैं, किस प्रकार से हम सांस अंदर लेते हैं, सांस बाहर छोड़ते हैं, तब हम आपको ये डायग्राम बनाकर दिखाएंगे और अच्छी तरह से समझाएंगे। तो ये इसमें क्या होता है, 4 mmHg जो दाब होता है वो यहाँ पर होता है। तो ये आपको ये सिर्फ डायग्राम याद करना है। परीक्षा में कौन सा प्रश्न पूछा जाता है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। परीक्षा में ये प्रश्न पूछा जाता है कि पैराइटल प्लूरा कहाँ पर पाया जाता है। पैराइटल प्लूरा जो होता है किसका आवरण होता है, तो फेफड़े का आवरण होता है। विसरल प्लूरा जो मेम्ब्रेन होती है वो कहाँ पाई जाती है, वो फेफड़े में पाई जाती है। तो ये परीक्षाओं में पूछे जाने वाले टॉपिक होते हैं, ये आपको याद रखना है। तो अब यहाँ पर हम देखने वाले हैं, देखिए यहाँ पर जो भी पॉइंट हैं आपको देखकर घबराना तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन मैं आपको जो इम्पोर्टेंट पॉइंट बताऊंगा सिर्फ आपको वही याद रखना है। इसको आपको देखकर घबराना तो बिल्कुल भी नहीं है, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ। देखिए अब यहाँ पर हम देखने वाले हैं जो हमारा फेफड़ा होता है वो किस प्रकार के बक्से में रखा होता है। तो पहले थोड़ा सा इमेजिन कीजिए, जैसे जो आप फेफड़ा देख रहे होंगे वो फेफड़ा किस में रखा होता है, फेफड़ा रखा होता है पसलियों के अंदर। पसलियों के अंदर क्या होता है, हमारा फेफड़ा रखा हुआ होता है ताकि उसे हम प्रोटेक्ट कर सकें, उसे चोट ना लग जाए। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, एक बक्से नुमा संरचना बनाते हैं और फेफड़ा जो होता है वो इस पसलियों के अंदर रख लेते हैं ताकि उसे सुरक्षा प्रदान हो। ठीक है, तो ये पीछे की ओर क्या होती हैं, कशेरुकी होती हैं। कशेरुकी कहने का सीधा सा मतलब होता है जो रीढ़ की हड्डी होती है उसे हम कशेरुकी बोलते हैं, इसे इंग्लिश में वर्टिब्री के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार की कशेरुकी हमने दिखा दी, इस प्रकार की कशेरुकी दिखा दी, और ये हमने क्या दिखा दिया, स्टर्नम दिखा दिया। स्टर्नम क्या होता है, स्टर्नम जो होता है सीने के बीच में जो आप जगह देख रहे हैं, सीने के बीच में जो आप हड्डी नुमा जो संरचना देख रहे हैं उसे हम स्टर्नम बोलते हैं। जो भी पसलियां हमारी रीढ़ की हड्डी से निकलती हैं, जो भी पसलियां हमारी रीढ़ की हड्डी यानी कि कशेरुकी से निकलती हैं वो कहाँ पर आकर जुड़ती हैं, इस स्टर्नम पर आकर जुड़ती हैं। यानी कि सीने के बीच में जो वाला हिस्सा है जिसे हम हिंदी में उरोस्थ बोलते हैं और इंग्लिश में स्टर्नम बोलते हैं, वहाँ पर आकर जुड़ती हैं। कौन, पसलियाँ। ठीक है, तो पसलियाँ जो होती हैं वो कशेरुकी से निकलती हैं, रीढ़ की हड्डी से निकलती हैं और स्टर्नम पर आकर जुड़ती हैं इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से जुड़ती हैं और इसके अंदर हमारा फेफड़ा रखा हुआ होता है। ये क्या होती हैं, पसलियाँ होती हैं। ये हमने डायाफ्राम बना दिया, यानी कि जो कि फ्रेनिक मसल्स का बना हुआ होता है। अब यहाँ पर हम देखने वाले हैं, थोड़ा सा हमने डायग्राम को और मॉडिफाइड कर दिया है। देखिए इस प्रकार की यहाँ पर क्या होती हैं, कशेरुकी होती हैं। देखिए T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7 इस प्रकार से T12 तक वर्टिब्री होती हैं, यानी कि कशेरुकी होती हैं। थोरेक्स वर्टिब्री यानी कि जिसे हम बच्चीय कशेरुकी कहते हैं। टी का मतलब थोरेक्स वर्टिब्री जिसे हम बच्चीय कशेरुकी बोलते हैं। पसलियाँ निकलती हैं और उरोस्थ पर मिलती हैं। पसलियाँ कहाँ से निकलती हैं, वर्टिब्री से निकलती हैं, कशेरुकी से निकलती हैं, यानी कि बच्चीय कशेरुकी से निकलती हैं। और कहाँ पर जुड़ती हैं, स्टर्नम पर जुड़ती हैं, जो सीने के बीच वाला इलाका है वहाँ पर जुड़ती हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ पर ये वर्टिब्री दिखाई गई हैं, जो मैं आपको पहले बता रहा हूँ, सिर्फ आपको पहले वही चीज़ को देखना है। देखिए जो हमने T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8 जो होती हैं ये कैसी होती हैं, थोरेक्स वर्टिब्री होती हैं, बच्चीय कशेरुकी होती हैं। इनसे जो पसलियाँ निकलती हैं वो कहाँ पर जुड़ती हैं, स्टर्नम पर आकर जुड़ती हैं, सीने के बीच वाला जो इलाका है वहाँ पर आकर जुड़ती हैं। इस प्रकार से ये पसलियाँ जो होती हैं काले कलर से हमने बना दी हैं, इस प्रकार से यहाँ पर जुड़ती हैं, इस प्रकार से। ठीक है, और जो हमने नीले
और जो हमने लाल कलर से बना दिया है वो क्या होती हैं उसको देख लेते हैं। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। जो हमारा फेफड़ा होता है उसमें दो प्रकार की पेशियां पाई जाती हैं। एक तो होती हैं एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, एक होती हैं इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स जो होती हैं वो बाहर की ओर होती हैं और जो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स होती हैं वो अंदर की ओर होती हैं। देखिए जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स होती हैं वो हमने रेड कलर से दिखाई हुई हैं, रेड कलर से इस प्रकार से रेड कलर से दिखाई हुई हैं, जो कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में होती हैं। फॉरवर्ड डायरेक्शन कहने का मतलब होता है कि एक से निकलती हैं दो पर जुड़ती हैं, दो से निकलती हैं तीन पर जुड़ती हैं, और जो तीन से निकलती हैं वो चार पर जुड़ती हैं, और जो चार से निकलती हैं वो पाँच पर जुड़ती हैं, यानी कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में होती हैं। एक से दो में, दो से तीन में, तीन से चार में, चार से पाँच में, इस प्रकार से फॉरवर्ड डायरेक्शन में होती हैं, जो कि हमने रेड कलर से दिखाई हुई हैं। और कुछ यहाँ पर इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स होती हैं जो कि अंदर की ओर होती हैं। वो कैसी होती हैं? बैकवर्ड डायरेक्शन में होती हैं। बैकवर्ड डायरेक्शन कहने का मतलब होता है दो से एक पर होती हैं, दो से एक पर, और चार से तीन पर, पाँच से चार पर, छः से पाँच की ओर है, सात से छः की ओर है, आठ से सात की ओर, यानी कि इस तरह से बैकवर्ड डायरेक्शन में होती है। और जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स होती है जो कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में होती है, इस प्रकार से होती है, फॉरवर्ड होती रहती है, एक से दो में, दो से तीन में, चार से पाँच में, इस प्रकार से फॉरवर्ड होती रहती है। तो ये जो मसल्स होती हैं, ये वाली जो मसल्स, जैसे ही हम सांस लेते हैं तो ये मसल्स इस प्रकार से खिंचने लगती हैं, खिंच जाती हैं और इसके अंदर सांस भर जाती है, यानी कि फेफड़े इसके अंदर भरे होते हैं, यानी कि फेफड़ा इसके अंदर होता है। एक और स्टर्नम यहाँ पर इस प्रकार से क्या होता है, इस प्रकार से बक्सा बन जाएगा। एक और यहाँ पर पसलियाँ होंगी, उन दोनों पसलियों में क्या होता है, जो पसलियाँ होंगी उसमें क्या होगा, फेफड़ा रखा हुआ होगा। और जैसे ही हम सांस लेंगे तो ये जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स होती हैं, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स होती हैं, वो खिंच जाएंगी। क्या हो जाएंगी? खिंच जाएंगी, और सांस जो है वो इसमें भर जाएगी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, बात को हमारे समझिए। पसलियों का बना हुआ जो बक्सा होता है उसके अंदर फेफड़े रखे हुए होते हैं, उसके अंदर क्या होता है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स होती हैं। जैसे ही हम सांस लेते हैं तो फेफड़ा फूलने लगता है, और फिर बाद में जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स और जो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स जो होती हैं वो खिंच जाती हैं, और हम ऑक्सीजन को अच्छी तरह से भर लेते हैं फेफड़े के अंदर। और जैसे ही हम छोड़ते हैं तो एक्सटर्नल और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स जो होती हैं वो सिकुड़ जाती हैं और आराम से नॉर्मल हो जाती हैं। तो इस प्रकार से ये पसलियाँ होती हैं। अब ये बात तो मैंने आपको समझा दी है, सिर्फ और सिर्फ आपको याद क्या रखना है वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये वाली जो मैंने आपको बात बताई है आपको समझ में आनी चाहिए। आपको याद क्या रखना है, आपको यहाँ पर याद रखना है, क्या रखना है, ये स्टर्नम याद रखना है। स्टर्नम कहाँ पर पाया जाता है? स्टर्नम जो होता है सीने के बीच में पाया जाता है, यानी कि थोरैक्स में पाया जाता है। थोरैक्स यानी कि बच्छिए जो जगह होती है, बच्छ में क्या होता है, ये स्टर्नम पाया जाता है। जैसे आपने देखा होगा बजरंगबली ने सीना चीरा था तो क्या होता है, वो बच्च से चीरा था, बच्छिए जगह से चीरा था जहाँ पर स्टर्नम पाया जाता है। तो कहाँ पर स्टर्नम पाया जाता है? थोरैक्स में पाया जाता है, यानी कि बच्छ में पाया जाता है। ठीक है, ये स्टर्नम होता है। पसलियाँ आकर कहाँ पर जुड़ती हैं? स्टर्नम पर ही आकर जुड़ती हैं। इस प्रकार से ये होता है। जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स जो होती हैं वो फेफड़े के अंदर पाई जाती हैं। ये भी बात आपको पता होनी चाहिए। ये पॉइंट जो है, ये भी पॉइंट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये बात आप समझ चुके हैं। अब थोड़ा सा और आपको थोड़ा सा टाइम दे देना है, वो आप समझ जाएंगे सब कुछ। ये क्या होता है, ये हमारा फेफड़ा होता है। सिर्फ आपको इतना ही अब समझना है, अब आपको कुछ नहीं समझना है। अब आपको सिर्फ और सिर्फ MCQ सोल्व करने हैं, बस आपको यही समझ लेना है बस। तो ये हमारा फेफड़ा है। फेफड़ा ये वाला राइट है, ये वाला लेफ्ट फेफड़ा है। राइट वाले फेफड़े में 3 ब्रोंकाई होती हैं, लेफ्ट वाले में 2 ब्रोंकाई होती हैं। ये वाला जो राइट वाला फेफड़ा होता है इसको हमने थोड़ा सा जूम कर दिया, इसको काट कर देखा तो इस प्रकार का हमें दिखाई दिया। ये क्या होता है, थोड़ा सा हम इसे जूम आउट कर देते हैं इस प्रकार से, वो थोड़ा सा कर देते हैं, चलिए रहने देते हैं।
इतना रखते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये हमारा ट्रेकिया होता है यानी कि श्वास नली होता है। ये ब्रोंकाई होती है, प्राइमरी यानी कि प्राथमिक श्वसनी, द्वितीयक श्वसनी, तृतीयक श्वसनी। और ये वाला क्या होता है, यहाँ पर इतने भाग में क्या होती हैं, ब्रोंक्यूल्स होती हैं जिसे हम श्वसनिका बोलते हैं। 17 से 22 बार ये डिवाइड होती हैं। कितने बार, 17 से 22 बार ये डिवाइड हो जाती हैं, बट जाती हैं। फिर बाद में क्या बनता है, ये कोपिका बनती है जिसे हम वायुकोश के नाम से जानते हैं या एल्वुलाई के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये कोपिका में क्या होती है, जो भी हम ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन सीधे आकर कहाँ पर आती है, इस कोपिका में आती है और ऑक्सीजन चली जाती है ब्लड में, और ब्लड से जो भी कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो यहाँ पर आ जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से निकल जाती है, ठीक है। तो कोपिका में क्या होता है, गैसों का एक्सचेंज होता है, यानी कि गैसें जो होती हैं वो एक्सचेंज होती हैं। जो भी ऑक्सीजन लेते हैं वो यहाँ पर आती है, यहाँ से कोपिका से जो ऑक्सीजन होती है वो ब्लड में चली जाती है, और ब्लड से जो भी कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो कोपिका में आ जाती है और कोपिका से सीधे निकल जाती है बाहर, ठीक है। तो इसे हम रेस्पिरेटरी जोन बोल देते हैं। रेस्पिरेटरी जोन्स कहने का मतलब होता है कि यहाँ पर क्या होता है, गैसों का एक्सचेंज होता है, गैसें एक्सचेंज होती हैं, बदलती हैं, ऑक्सीजन से कार्बन डाइऑक्साइड में, कार्बन से ऑक्सीजन में। ये क्या होता है, कंडक्टिंग जोन होता है, चालन भाग होता है। चालन भाग कहने का मतलब होता है कि यहाँ से ऑक्सीजन होकर आती है, फिर बाद में इस रेस्पिरेटरी जोन में जाती है यानी कि कोपिका में जाती है। तो यही क्या होता है, इस प्रकार का डायग्राम हमने बना दिया है। फेफड़े, एक फेफड़े का राइट वाले फेफड़े को हमने काटा, यहाँ पर आपको दिखाने का पूरा प्रयास कर दिया है। आपको यहाँ पर क्या याद रखना है, आपको यहाँ पर ये याद रखना है कि गैसें कहाँ पर एक्सचेंज होती हैं। गैसें जो होती हैं वो कोपिका में एक्सचेंज होती हैं, जिसे हम इंग्लिश में एल्वुलाई के नाम से जानते हैं, ठीक है। गैसें कहाँ पर एक्सचेंज होती हैं, एल्वुलाई में एक्सचेंज होती हैं, यानी कि कोपिका में एक्सचेंज होती हैं, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, यही डायग्राम है और यही सब कुछ है, यही सब कुछ है। यहाँ पर यह आपको थोड़ा सा याद कर लेना है, ठीक है। जो कशेरुकी होती हैं वो स्टर्नम पर आकर जुड़ती हैं। इस प्रकार से स्टर्नम जो होता है वो बच्चे में स्थित होता है, थोरैक्स में स्थित होता है। इस प्रकार के एक्सटर्नल और कोस्टल मसल्स जो होती हैं वो पाई जाती हैं फेफड़े में, ठीक है। तो यही होता है, बस आपको ज़्यादा नहीं याद करना है। अब यहाँ पर हम आपको क्या बताने वाले हैं, कुछ MCQ जिसे हम बहुविकल्पीय प्रश्न बोलते हैं, जो कि आपके परीक्षाओं में इसी हिसाब से पूछे जाएंगे, यानी कि इसी पैटर्न पर पूछे जाएंगे। थ्योरी आपसे नहीं पूछी जाएगी, आपको MCQ पूछे जाएंगे। आपको क्या करना होगा, जो बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं उसमें 4 ऑप्शन दिए होंगे, उसमें से आपको जो सही ऑप्शन लग रहा है उसको हम अपनी ओमार सीट में भर देंगे, काला कर देंगे उस पॉइंट को, ठीक है। तो ये क्या होता है, यहाँ पर हम MCQ देखेंगे और आपको अच्छी तरह से समझाएंगे इसे, ठीक है। तो देखिए, श्वास नली कहाँ स्थित होती है, श्वास नली कहाँ स्थित होती है। देखिए, लैरिंग्स के नीचे स्थित होती है, लैरिंग्स के ऊपर स्थित होती है, एपिग्लोटिस के नीचे स्थित होती है, या इसमें से कोई नहीं। तो देखिए, मैंने अभी आपको बताया और आपको डर बिल्कुल भी नहीं लग रहा है, आप अच्छी तरह से इसे सोल्व कर लेंगे। अब आप सीधे डायग्राम पर जाइए, सीधे डायग्राम पर जाइए। श्वास नली कहाँ स्थित होती है बताइए। ये क्या है, ट्रेकिया है जिसे हम श्वास नली बोलते हैं। इतना पार्ट क्या है, ये ट्रेकिया है। श्वास नली कहाँ स्थित होती है, किसके नीचे स्थित होती है, लैरिंग्स के नीचे स्थित होती है, ठीक है। ये इतना पार्ट क्या है, लैरिंग्स है, इसके लैरिंग्स के नीचे क्या है, ट्रेकिया उपस्थित है, श्वास नली उपस्थित है। सीधे से आप डायग्राम यहाँ पर टिक लगा सकते हैं। लैरिंग्स किस, जो श्वास नली होती है वो किसके नीचे उपस्थित होती है, लैरिंग्स के नीचे उपस्थित होती है। पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो गया है। अब यहाँ पर हम दूसरा क्वेश्चन देखने वाले हैं। नीचे दिए गए कालमों का मिलान कीजिए। तो आपसे मिलान तो कभी नहीं पूछेगा परीक्षाओं में, क्योंकि BSc का एग्ज़ाम है, लेकिन आपको ये भी समझ में आना चाहिए कि कौन सा अंग किस प्रकार से कार्य करता है, वो परीक्षा में पूछा जा सकता है। देखिए, जो नेजल कैविटी होती है, नाक गुहा होती है, यहाँ पर कुछ अंग दिए गए हैं और यहाँ पर इनके कार्य दिए गए हैं। आपको सही टिक लगाना है कि कौन सा अंग कौन सा कार्य करता है। तो देखिए, जो नेजल कैविटी होती है, नासा गुहा होती है, नाक के अंदर जो नासा गुहा होती है वो कौन सा कार्य करती है,
वो कौन सा कार्य करती है? देखिए, जो नासा गुहा होती है उसका कार्य होता है, जैसे हम ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, चाहे आप कितनी भी गर्म हवा लेते हैं अंदर, चाहे आप जैसे जून जुलाई का महीना जब होता है तो काफ़ी लू चलती है, काफ़ी गर्म हवाएं होती हैं, और इतनी गर्म हवा जब हम अंदर ले लेंगे तो हमारे जो फेफड़े हैं वो डैमेज हो सकते हैं, उनको नुकसान हो सकता है। तो इसीलिए क्या होता है, जैसे ही हम ऑक्सीजन को लेते हैं, कितनी भी गर्म ऑक्सीजन हो, उससे हम ऑक्सीजन को लेते हैं तो हमारा जो नासा गुहा होता है उसे क्या कर देता है, ठंडा कर देता है। क्या कर देता है, बॉडी का जो टेम्परेचर होता है उसके लेवल पर ला देता है। यानी कि बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है, तो क्या करता है, जो भी जितनी भी गर्म हवा है उसको बिल्कुल ठंडा कर देता है, 37 डिग्री सेल्सियस तक ला देता है। तो इसीलिए जो नेजल कैविटी होती है हवा को फिल्टर करती है, हवा को क्या करती है, फिल्टर करने का कार्य करती है। ठीक है, हवा को क्या करती है, हवा जो गर्म है उसको फिल्टर कर देती है, उसको ठंडा कर देती है, फिर बाद में हमारे फेफड़े तक जाती है। तो नेजल कैविटी का ये कार्य हो गया। और ट्रेकिया जो होती है, जिसे हम श्वास नली बोलते हैं, जो श्वास नली होती है वो 12 सेंटीमीटर लंबी पेशी नलिका होती है। क्या होती है, 12 सेंटीमीटर लंबी पेशी नलिका होती है। पेशी नलिका कहने का मतलब यानी कि मसल से बनी हुई होती है, मसल से यानी कि पेशी से बनी हुई नलिका होती है, जो कि 12 सेंटीमीटर होती है। जितना छोटा आपने पैमाना देखा होगा 12 सेंटीमीटर का, तो उतना बड़ा होता है। ठीक है, श्वास नली। और जो लंग्स होता है, लंग्स कहने का मतलब होता है फेफड़ा। फेफड़ा जो होता है, फेफड़े के अंदर प्लूरल नामक झिल्ली से ढका हुआ होता है। किससे ढका हुआ होता है, प्लूरल नामक झिल्ली से ढका हुआ होता है, यानी कि कवर रहता है। तो बेसिक एग्जाम में आपसे क्या पूछ जाएगा कि फेफड़ा किससे ढका हुआ होता है, तो आप बताएंगे प्लूरल नामक झिल्ली से ढका हुआ होता है। ठीक है, ये बात आप समझ चुके हैं। लैरिंक्स, जिसे हम स्वर यंत्र के नाम से जानते हैं, स्वर यंत्र कहने का मतलब होता है कि जो वॉइस बॉक्स होता है वो क्या करता है, ध्वनि उत्पन्न करता है, ध्वनि उत्पन्न करता है, आवाज़ को उत्पन्न करता है। और जो ब्रोंकाई होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, श्वसनी बोलते हैं। श्वसनी जो होता है क्या करता है, ब्रोंक्यूल्स को बनाने वाली शाखाएं होती हैं, ब्रोंक्यूल्स को बनाने वाली यानी कि श्वसनिका को बनाने वाली कोशिकाएं होती हैं, शाखाएं होती हैं। देखिए, ब्रोंकाई को हम यहाँ पर आपको ये दिखा देते हैं डायग्राम, ये आपने नहीं देखा होगा। ये ब्रोंकाई होता है, ब्रोंकाई जो होती है किसको बनाती है, ब्रोंक्यूल्स को बनाती है, यानी कि श्वसनिका को बनाती है। और जो तीसरा जो हमारा प्रश्न है कि मानव श्वसन तंत्र के किस भाग में वायु का आदान प्रदान होता है, ये वाले जो आंसर होते हैं वो यहाँ पर हमने इसके लिखे थे, इनके सारे के सारे आंसर यहाँ पर लिखे थे। पहला डी में मिलेगा, दूसरा ई में मिलेगा, तीसरा ए में मिलेगा, इस प्रकार से मैंने लिखे थे। तीसरा जो हमारा प्रश्न है कि मानव श्वसन तंत्र के किस भाग में वायु का आदान प्रदान होता है। मानव का जो श्वसन तंत्र होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, उसमें कहाँ पर वायु का आदान प्रदान होता है, वायु का एक्सचेंज होता है। मैंने आपको बताया था कि वायु का जो एक्सचेंज होता है वो एल्वुलाई में होता है, यानी कि जो हमारी वायु कुपिका होती है उसमें क्या होता है, वायु का एक्सचेंज होता है, वायु बदलती है ऑक्सीजन से कार्बन डाइऑक्साइड में, कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन में। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो सी सही हो जाएगा। इसको यदि हम आपको दिखाना चाहें, बिल्कुल कॉन्सेप्ट ही क्लियर कराना चाहें, देखिए ये क्या होती है, कूपिका होती है। कूपिका में ही वायु जो होती है वो एक्सचेंज होती है, वायु बदल जाती है, जो ऑक्सीजन होती है वो जाती है किसमें, ब्लड में, ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो कूपिका में आ जाती है, कूपिका से बाहर हो जाती है। ठीक है, तो ये क्या होता है, इस प्रकार से इस कूपिका में एक्सचेंज होता है वायु का। चलिए, अब यहाँ पर जो चौथा प्रश्न है कि श्वास नली से हवा किन नलियों के माध्यम से फेफड़ों में प्रवेश करती है। सांस नली से हवा किन नलियों से माध्यम से फेफड़ों में पहुंचती है, तो ब्रोंकाई के माध्यम से कहाँ पर पहुंचती है, फेफड़ों के अंदर पहुंचती है। ठीक है, तो जो श्वास नली होती है, ट्रेकिया जो होती है, ट्रेकिया से जो भी हवा होती है वो किसकी नलियों से फेफड़ों में पहुंचती है, ब्रोंकाई की मदद से, यानी कि श्वसनी की मदद से। देखिए, श्वास नली दो शाखाओं में बट जाती है। श्वास नली जो होती है ट्रेकिया दो शाखाओं में बट जाती है,
मैंने आपको डायग्राम दिखाया है पहले। और जिसे हम ब्रोंकाई कहते हैं, जिसके माध्यम से हवा फेफड़ों में चली जाती है, मैंने आपको डायग्राम दिखा दिया, आप डायग्राम देख लें, ठीक है। और जो 5वां प्रश्न है कि लैरिंग्स में कितनी उपास्थियाँ पाई जाती हैं, सीधे हमने डायरेक्ट आंसर ही लिख दिया है कि 9 उपास्थियाँ पाई जाती हैं। आपको एग्जाम में क्या होगा, 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, कोई सा 9 उपास्थियाँ कहीं पर लिखा हुआ, कहीं पर 2 उपास्थियाँ, कहीं पर 3 उपास्थियाँ, कहीं पर 4 उपास्थियाँ, इस प्रकार से ऑप्शन बना दिए जाएंगे। लेकिन आपको क्या ध्यान रखना है कि लैरिंग्स में 9 उपास्थियाँ पाई जाती हैं, 3 जोड़ी में होती हैं, 3 जोड़ी में नहीं होती हैं। और जो हार्ट होता है, जो हमारा दिल होता है, कौन से फेफड़े के पास स्थित होता है, लेफ्ट लंग के पास स्थित होता है। जो हार्ट है हमारा, जो दिल है, वो कौन से वाले फेफड़े के पास उपस्थित होता है, लेफ्ट लंग के पास उपस्थित होता है। और जो डायफ्राम, वो कौन सी मसल्स का बना हुआ होता है, वो फ्रेनिक मसल्स का बना हुआ होता है। और जो यहाँ पर आपका 8वां जो क्वेश्चन है कि मानव श्वसन तंत्र के अंग कौन से हैं, यानी कि मानव श्वसन तंत्र में कौन कौन से अंग पाए जाते हैं। तो देखिए, ट्रेकिया भी होता है, श्वास नली भी होता है, वो भी क्या करता है, मानव श्वसन तंत्र का एक अंग है। डायाफ्राम भी किसका अंग है, मानव श्वसन तंत्र का ही अंग है। और फेफड़ा भी मानव श्वसन तंत्र का अंग है। तो ये सभी जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। और 9वां जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंग वायु कंडीशनर के रूप में कार्य करता है। वायु कंडीशनर के रूप में कौन कार्य करता है, वो आपको बताना है। यानी कि एसी के रूप में, एयर कंडीशनर यानी कि एसी के रूप में कौन कार्य करता है। लैरिंग्स, फेरिंग्स ग्रिसनी, लैरिंग्स कंठ, नासाकक्ष यानी कि नेजल चैम्बर, ऑल ऑफ द दीज यानी कि ये सभी। तो आपको क्या बताना है कि एयर कंडीशनर की तरह कौन कार्य करता है, कौन सा अंग जो होता है वो एसी की तरह कार्य करता है। एसी कहने का मतलब होता है जो भी गर्म वायु होता है उसको ठंडा करने का कार्य यहाँ पर जो नासाकक्ष होता है यानी कि नेजल चैम्बर होता है वो कार्य करता है, जिसे हम नासा गुहा भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो जो नासाकक्ष होता है, नेजल चैम्बर होता है, नाक के अंदर पाया जाता है, जो भी गर्म हवा होती है उसको ठंडा करने का कार्य करता है। एसी का कार्य करता है, एयर कंडीशनर के का कार्य करता है। और यहाँ पर जो आपका जो 10वां प्रश्न है कि पसलियाँ कौन सी उपास्थि पर जाकर मिलती हैं। पसलियाँ जो भी हमारी रीढ़ की हड्डी से, जो भी वर्टिब्री से निकलती हैं, जो भी कशेरुकी से जो भी पसलियाँ निकलती हैं, वो कौन सी उपास्थि पर जुड़ती हैं, तो स्टर्नम पर जुड़ती है। मैंने अभी आपको बताया था कि उपास्थियाँ जो होती हैं, जो कार्टिलेज होती हैं, वो स्टर्नम यानी कि उरोस्थ पर आकर जुड़ती हैं, जो सीने के बीच में उपस्थित होता है, यानी कि थोरेक्स में उपस्थित होता है। थोरेक्स कहने का मतलब बच्च में उपस्थित होता है, कौन, स्टर्नम। तो इस प्रकार से जो पसलियाँ होती हैं वो कौन सी उपास्थि पर जाकर जुड़ती हैं, उरोस्थ पर जाकर जुड़ती हैं, यानी कि स्टर्नम पर जाकर जुड़ती हैं। तो ये क्या है, यहाँ पर आपको MCQ हमने बता दिए हैं जो कि परीक्षाओं में कई बार पूछे जाते हैं, ठीक है। ये इस प्रकार से हमने आपको सारे MCQ बता दिए हैं जो कि आपकी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आई होप आप समझ पाए होंगे कि हिस्टोलॉजी ऑफ ट्रेकिया एंड लंग यानी कि श्वास नली और फेफड़ों की औतिकी मैंने आपको अच्छी तरह से समझा दिया है। यदि आपको ये समझ में आ गया है तो आप कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं आपको समझ में आया है या नहीं आया है। यदि आप और वीडियोज़ को देखना चाहते हैं जो कि BSc सेकेंड सेमेस्टर जियोलॉजी थ्योरी पेपर की हैं, तो आप प्ले लिस्ट में जाकर सारी वीडियोज़ को देख सकते हैं, वहाँ पर आपको सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी। और यदि कोई सा भी डाउट है तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। और यदि आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।